दिस इज़ द सेकंड पार्ट, वी आर स्टार्टिंग विद बिहेवियरल अप्रोच। इससे पहले वाले सेशन में हमने टिल साइकोडायनेमिक अप्रोच सब कुछ खत्म कर लिया था। थियरी में क्या होता है, कैसे पर्सनालिटी डेवलप करती है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सब कर लिया था। अब हम बिहेवियरल अप्रोच पे जा रहे हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट अप्रोच है टू पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये पर्सनालिटी कैसे एक्सप्लेन डेवलप होती है। तो जो हमारा बिहेवियरल अप्रोच है ना, इट डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ बिहेवियर। हमारा इंटरनल मतलब अंदर हमारे क्या हो रहा है माइंड में, बॉडी में, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये नहीं देता है। बिहेवियरिस्ट बिलीव करते हैं सिर्फ डेटा में। उनको चाहिए ऐसी डेटा जिसको वो मेजर कर सकें, ऑब्जर्वेबल हो, डिफाइनेबल हो और मेजरेबल हो। ठीक है, तो वो डेटा पे फोकस करते हैं। और दूसरा चीज़ वो फोकस करते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट पे। तो वो स्टिमुलस मतलब जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है, फिर रिस्पॉन्ड मतलब हमने उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्ड किया है, कैसे एक्ट किया है। तो स्टिमुलस मिला, हमने रिएक्ट किया और फिर वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली रीइंफोर्स हुआ। तो ये इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हो गए। हमने देखा कि बिहेवियरिस्ट जो होते हैं वो पर्सनैलिटी के इनर पॉइंट्स को, इनर क्वालिटीज़ को नहीं कंसिडर करते। उनके लिए डेटा मैटर करता है, डेटा जो कि डिफाइनेबल हो, ऑब्जर्वेबल हो, मेजरेबल हो। वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके रीइंफोर्समेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसीलिए उनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी को हम सबसे अच्छी तरह से रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू देयर एनवायरनमेंट की टर्म्स में समझ सकते हैं। तो पर्सनैलिटी को हम कैसे समझ सकते हैं, रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टूवर्ड्स देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, अब पर्सनैलिटी जो है, जैसे हमारे सारे बिहेवियर, जो भी मैं बिहेवियर शो करती हूँ, दे आर लर्न बिहेवियर। उनको हम लर्न करने के बाद अनलर्न भी कर सकते हैं। तो वैसे ही पर्सनैलिटी भी हमारा लर्न बिहेवियर होता है, जिसको हम लर्न करने के बाद अनलर्न भी करते हैं। एंड बिहेवियरिस्ट के लिए द स्ट्रक्चरल ऑफ यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी इज रिस्पॉन्स। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है पर्सनैलिटी का? रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर है हमारा एग्जाम्पल। तुम्हारी एनसीईआरटी में तुम देखना एग्जाम्पल है एक, बट उससे पहले हम ये कर रहे हैं कि पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करती है। पर्सनैलिटी डेवलप करती है विद एन इंट्रैक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड एनवायरनमेंट। हमारा एनवायरनमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन होता है उससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। बिहेवियरल थेरेपी में बिहेवियरल अप्रोच टू पर्सनैलिटी में मेन थ्योरीज क्या क्या है? इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग। बिहेवियर जहाँ पे भी आ जाए ना, कंडीशनिंग थ्योरी अपने आप लिखाना कि क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलोव ने दी थी, वो भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ऑपरेंट कंडीशनिंग बी एफ स्किनर ने दी थी, वो भी हो जाएगी। और एल्बर्ट बिंदुरा ने ऑब्जर्वेशनल या सोशल लर्निंग दी थी, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब हमारा था एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल सोचो ऐसे कि एक बच्चा है, ठीक है, बचपन से उसको ना वो बहुत चूज़ी है, बचपन से वो वेजिटेबल्स नहीं खाता। तो बचपन में तो उसकी मम्मी उसको क्या करती थी, लालच देती थी कि बेटा वेजिटेबल्स खा ले, इसके बाद आइसक्रीम दे देंगे, चॉकलेट्स दे देंगे। तो वो रीइंफोर्स हुआ ना, जितनी बार उसने वेजिटेबल खाया उतनी बार क्या हुआ, उसको आइसक्रीम मिली, तो उसका बिहेवियर पॉजिटिवली रीइंफोर्स हो गया। वैसे ही ऐसा होते 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 वो जो बिहेवियर है वो उसकी पर्सनैलिटी में इनग्रेन हो जाएगा, वो उसकी लाइफ में, सेल्फ में इनग्रेन हो जाएगा और उसकी पर्सनैलिटी या उसकी हैबिट बन जाएगी। तो बिहेवियर जो लर्न होते हैं उन्हीं को हम, पर्सनैलिटी जो लर्न होते हैं वो हम बिहेवियरल अप्रोचेस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में समझो, मतलब थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल से समझो। सपोज कोई बच्चा ऐसा है जिसके पेरेंट्स जो होते हैं ना उसको हमेशा डांटते हैं। अगर वो कुछ अपनी तरफ से आइडियाज़ देता है, कुछ अपने थॉट्स एक्सप्रेस करता है, तो उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा डांटते हैं। अब वो जो डांटेंगे तो बच्चा क्या फील करेगा कि इससे अच्छा तो मैं कुछ बोलूँ ही ना। तो पेरेंट्स के सामने वो बच्चा जो है ना हमेशा ही दबकर, छुपकर, चुपचाप रहेगा। ठीक है, अब उसने देखा कि अगर मैं पेरेंट्स के सामने दबकर, छुपकर, चुपचाप रहता हूँ तो मुझे डांट नहीं पड़ती। तो यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट काम कर रहा है ना, रिमूवल ऑफ नेगेटिव। तो ये जो बिहेवियर है और स्ट्रेंथन हो जाएगा। ये स्ट्रेंथन होगा तो इसको ये दूसरी सेटिंग्स में भी करने की कोशिश करेगा, जैसे स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ। तो धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा विड्रॉन, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड टाइप की हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा ना कि पर्सनैलिटी इज द लर्न रिस्पॉन्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रीइंफोर्समेंट। अनवांटेड बिहेवियर एलिमिनेट होता है, वांटेड बिहेवियर हमारा स्ट्रेंथन हो जाता है रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे। फिर हमारा सेकेंड अप्रोच कल्चरल अप्रोच। कल्चरल अप्रोच क्या बोलता है कि जिस भी टेरेन में, जिस भी जोग्राफिकल लोकेशन में वो रहते हैं, जिस भी एरिया में हम रहते हैं, वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ के सोशल स्ट्रक्चर, ये सब हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी का हमारे कल्चर का हमारे पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब पीपल अपनी पर्सनैलिटी
को पीपल मॉडिफाई देयर पर्सनैलिटी एंड डेवलप वेरियस क्वालिटीज़ टू अडेप्ट टू देयर कल्चर। लोग अपनी पर्सनैलिटी को मॉडिफाई करते हैं और अपने अलग अलग कल्चर में एडजस्ट होने के लिए, अलग अलग कल्चर में अडेप्ट करने के लिए उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सपोज़ मैं इंडिया में हूँ, तो हमने पढ़ा था ना कि इंडियन जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा कलेक्टिव है, तो अपनी पर्सनैलिटी मैं वैसे बना लूँगी। अगर मैं नहीं बनाऊँगी तो मुझे यहाँ एडजस्ट करने में डिफ़िकल्टी होगी। वैसे ही अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में हूँ, तो वहाँ पे मेरी पर्सनैलिटी अलग होगी, और अगर मैं वैसी पर्सनैलिटी वहाँ नहीं रखूँगी तो मुझे वहाँ एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, है ना? तो कल्चर का हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जो लोग इंडियन कल्चर में रहेंगे उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी? उनके अंदर एक वी की फीलिंग होगी, कलेक्टिव फीलिंग होगी। वो सोसाइटी को, एल्डर्स को, अपने आस-पास के लोगों को, सबको ध्यान में रख के चलेंगे। उनकी बाउंड्रीज़ ज़्यादा रिजिड नहीं होगी। ऑन द अदर हैंड जो वेस्टर्न कंट्री के लोग हैं, उनकी बाउंड्रीज़ बहुत रिजिड होगी। वो अपने आस-पास के लोगों को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, सिर्फ़ अपने आप पे फ़ोकस करेंगे। तो हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट होता है, हमारा जो कल्चर होता है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वहाँ का लाइफ़स्टाइल कैसा है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, और इन सब का हमारी पर्सनैलिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अब एक एग्ज़ाम्पल जो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, यहाँ तो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर वाला है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, कॉम्पिटिटिव होते हैं, और कलेक्टिव वाले रिस्पेक्टफुल और अपनी ग्रुप की नीड्स को ज़्यादा देखते हैं। बट जो हमारी एनसीईआरटी है, उसके अंदर तुम्हारा 2 कम्युनिटी वाला एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। एक तो जो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं और दूसरे जो हमारे एग्रीकल्चरल कम्युनिटी से आते हैं। तो सॉरी, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, माउंटेन रीजन्स में रहते हैं, हंटिंग गैदरिंग करते हैं, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही उसी के अराउंड बेस्ड है, हंटिंग गैदरिंग, रोमिंग अराउंड। तो वो उनका प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो गया। तो ऐसे ही एक कम्युनिटी है बिहोर कम्युनिटी, जो झारखंड से आती है। ठीक है, तो वैसे लोग जो होते हैं वो नोमैडिक लाइफ जीते हैं ना, तो कांस्टेंट मूवमेंट में रहते हैं। तो अगर वो कांस्टेंट मूवमेंट में रहेंगे तो उनके बच्चों को हमेशा वो फ्रीडम देंगे कि चलो तुम अपने अकॉर्डिंग आसपास की जगहों को एक्सप्लोर कर सको, घूम सको। तो उनके बच्चे बहुत ज़्यादा सोशल होंगे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी और इंडिपेंडेंट होंगे। ऑन द अदर हैंड जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी के लोग होंगे, एग्रीकल्चरल सोसाइटी कैसी होती है, एक जगह पे बंधी हुई होती है, एक जगह पे फिक्स्ड होती है, और वहाँ पे कोई ना कोई एक हेड ऑफ द फैमिली होता है जिस पे बाकी सारे मेंबर्स डिपेंडेंट होते हैं। तो वहाँ के लोग उतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, उतने ज़्यादा ऑटोनॉमी और अचीवमेंट ओरिएंटेड नहीं होंगे। वो फ़ंक्शनल ज़्यादा कैसे करेंगे? ज़्यादा फंक्शन करेंगे किसी पे डिपेंड रहकर, या फिर एक दूसरे की बात मानकर। तो जिस कल्चर में हम हैं, डायरेक्टली उसका इन्फ्लुएंस हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर हो जाता है। फिर हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो कार्ल रॉगर और अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अगर तुम 5th चैप्टर पढ़ चुके हो उसमें भी है। तो कार्ल रॉगर और अब्राहम मैस्लो वर द पायनियर्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। वो ह्यूमन नेचर को पॉजिटिव लाइट में देखते हैं। पॉजिटिव लाइट में देखते हैं मतलब उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनके अंदर पोटेंशियल होता है फॉर लव, जॉय एंड कॉपरेशन। मतलब वो एक दूसरे से पॉजिटिव इमोशन शो करते हैं, एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं। एंड अब्राहम मैस्लो का मानना था कि ह्यूमन्स आर फ्री टू शेप देयर लाइफ। हमारे पास ये पावर होती है कि वी कैन शेप आवर लाइफ्स, we can make decision, we can give direction to ourselves, and we can eventually self actualize। हम eventually self actualize कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ह्यूमन बींग्स ट्राई करें टू मर्ज देयर आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ हमारा क्या है, जो हम बनना चाहते हैं, और रियल सेल्फ हमारा क्या है, जो हम एक्चुअल में अभी हैं। तो अगर हम इसको मर्ज करने की कोशिश करें तो जितना कम कॉन्ग्रुएंस हो, जितना ज़्यादा कॉन्ग्रुएंस होगा, मतलब जितना ही एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम खुश रहेंगे, और उतना ही ज़्यादा अगर ये दोनों एक दूसरे बिल्कुल दूर हैं, एक अलग है और एक अलग है, आइडियल सेल्फ हमारे रियल सेल्फ से बहुत दूर है, तो अनहैप्पीनेस होगी। तो हैप्पीनेस होती है बाय मर्जिंग ऑफ आइडियल एंड रियल सेल्फ, और अनहैप्पीनेस होती है बाय डिस्टेंस ऑफ आइडियल और रियल सेल्फ। ठीक है, तो जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, अपने रियल सेल्फ को आइडियल सेल्फ की टुवर्ड्स लेके जा रहे होते हैं, तो हम काफ़ी न्यू चीज़ें सीख रहे होते हैं, और वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जिसने दिया था कार्ल रॉगर और अब्राहम मैस्लो ने, उन्होंने क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी डेवलप करी थी। क्लाइंट सेंटर थेरेपी में क्या होता है, दे फोकस ऑन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, और एक पर्सन को फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन बनाते हैं। ठीक है, फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन होता कौन है, समवन हु इज़ बेटर एबल टू नेविगेट देयर लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स एंड हुज इमोशंस आर लेस ईजिली
दिस वेट। तो ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में ईजिली अप्स एंड डाउन्स को नेविगेट्स कर सके, उसके इमोशन जल्दी से चेंज नहीं होते, दैट पर्सन इज सीन एज अ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट पीपल स्ट्राइव टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। हम एज ह्यूमन, एज अ पर्सन अपना फुल पोटेंशियल हमेशा अचीव करने की कोशिश करते हैं। और ये कहाँ आता है? जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थी, उसमें टॉप पे आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सबसे लास्ट में हम अचीव करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्या क्या हो गया? एक तो ये पॉजिटिव लाइट में देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर को कि दे आर गोल डायरेक्टेड, दे आर पर्पसफुल। फिर होता है कि हम हमेशा कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहते हैं टू बिकम फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन। और जो हमारे मोटिवेशनल फोर्सेस होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, वो हम तभी फुलफ़िल कर पाएँगे जब हमारा रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ कॉन्ग्रुएंसी में होगा, सिमिलर होगा। फिर जो रॉगर्स था ना, उसने 2 असम्पशन बनाए थे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। पहला तो ये था कि वी चूज़ अडैप्टिव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिहेवियर। वी एज़ अ ह्यूमन हम हमेशा वही बिहेवियर चूज़ करते हैं जो अडैप्टिव होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग होते हैं। और दूसरा उसने बोला था कि आवर बिहेवियर आर वर्थवहेल एंड गोल डायरेक्टेड। बिना गोल के हम कोई भी बिहेवियर नहीं करते। ठीक है, अब रॉगर की जो थ्योरी है वो कैसे बनी थी? तो वो पेशेंट से सुनता था उसकी बातें क्लिनिक पे अपने, जितने पेशेंट्स आते थे वो अपनी लाइफ की स्टोरी हिस्ट्री बता के जाते थे, और उस टेस्टिमनी के बेसिस पे उसने अपनी ये थ्योरी बनाई थी, बाय फाइंडिंग सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। ठीक है, रॉगर ने ये भी बोला कि आइडियल सेल्फ रियल सेल्फ तो हो ही गया, जितनी डिस्क्रिपेंसी होगी उतना हम एंशियस होंगे, जितना कम डिस्क्रिपेंसी होगी उतना हम सेटिस्फाइड और हैप्पी होंगे। ठीक है, दैट्स इट, इसमें तो इतना ही है। नेक्स्ट वी हैव, ये आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ की पिक्चर है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब हैप्पीनेस, वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल। इनकॉन्ग्रुएंसी मतलब दूर दूर अगर है तो पुअरली एडजस्टेड इंडिविजुअल। इसकी जो क्लाइंट सेंटर थेरेपी है उसके अंदर एम्पैथी होगा, पॉजिटिव रिगार्ड होगा, ऑथेंटिसिटी होगी। ये सब हम 5 चैप्टर में कर चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखनी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज एट द टॉप ऑफ द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अब यहाँ पे ना हमारे अप्रोचेस खत्म हो गए। हमने कितने अप्रोचेस पढ़े अभी तक? उल्टा अगर चलो तो अभी हमने ह्यूमनिस्टिक पढ़ा, फिर हमने बिहेवियरिस्टिक पढ़ा, फिर हमने उससे पहले क्या पढ़ा था? कल्चरल पढ़ा था। फिर उससे पहले हमने साइकोडायनेमिक पढ़ा था सिगमंड फ्रॉइड का। फिर हमने देखा था न्यू फ्रॉइडियंस भी होते हैं जो सिगमंड फ्रॉइड के बाद आए थे और उन्होंने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग दी थी। और उससे पहले हमने ट्रेट अप्रोच और टाइप अप्रोच पढ़ा था। तो कितने हो गए? ट्रेट अप्रोच, करो, ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच, फिर उसके बाद ट्रेट अप्रोच में भी 6 थे, 3 थे, टाइप अप्रोच में हमारे 6 थे। फिर हमने देखा साइकोडायनेमिक, फिर हमने देखा बिहेवियरल, फिर हमने देखा ह्यूमनिस्टिक, फिर हमने देखा कल्चरल। तो टोटल हमने 6 थियरीज पढ़ी हैं, जिसके अंदर फर्दर 3 थियरीज हो रहा है। तो 6 प्लस 6 प्लस 3 कितने हो गए? 15 थियरीज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इससे पता चल रहा है ना कितना बड़ा चैप्टर है और कितनी सारी चीज़ें याद करने के लिए हैं। तो ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से याद कर लो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा छोटा सा है, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट आता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक आता है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर आता है और बिहेवियरल एनालिसिस आता है। सो 1, 2, 3 एंड 4 4 हमारे मेथड्स हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स क्या होते हैं? सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स आर सब एक सेकेंड, हाँ, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते क्या हैं? जिसमें पर्सन खुद अपने बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आके रिसर्चर को या साइकोलॉजिस्ट को बताता है। तो दोज आर सेल्फ रिपोर्ट मेजर। उसके एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास डबल MPI, आइसन पर्सनालिटी इन्वेंट्री, 16PF टेस्ट। ठीक है, द मेथड रिक्वायर्स द सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट देयर फीलिंग। ऑब्जेक्टिवली क्यों बोला है यहाँ पे? इस मेथड में जो सब्जेक्ट होता है वो अपने फीलिंग्स को ऑब्जेक्टिवली, मतलब एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसी में से चूज करना, सेट ऑफ ऑप्शंस दिए होते हैं, उसी में से चूज करना है। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकता। अगर मुझसे पूछ रहे हैं कि आर यू अ सोशल पर्सन, तो मुझे उसमें से येस, नो और मे बी को ही चूज करना है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता सकती कि लिसन आई एम अ सोशल पर्सन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बट इन सम केसेस व्हेन आई एम नॉट विलिंग टू गो आउट, व्हेन आई एम नॉट विलिंग टू इंटरेक्ट, आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ सोशल। मैं ऐसा नहीं लिख सकती। ये सब्जेक्टिव हो गया। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब आपको गिवन रिस्पॉन्सेज में से ही चूज करना है। तो ये क्लोज एंडेड या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इन विच द पर्सन रिपोर्ट देयर ओन फीलिंग्स विद रिस्पेक्ट टू वेरियस आइटम्स। आइटम्स मतलब क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के आंसर वो ऑब्जेक्टिवली देते हैं। और इनको हम क्वांटिटेटिवली स्कोर करते हैं। मतलब नंबर पता होता है कि येस मार्क किया है तो उसको 1 नंबर दो, नो मार्क किया है तो 0 दो, या जो भी है, येस के लिए 0 दो, 1 और नो के लिए 1 दे दो। तो ये हमारा हो गया सेल्फ रिपोर्ट मेजर। सेल्फ रिपोर्ट मेजर के बाद है हमारा सेल्फ रिपोर्ट मेजर के टाइप्स।
मिनीसोटा पर्सनैलिटी इन्वेंट्री जिसमें है डबल एम पी आई क्या है? मिनीसोटा पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। अब इसके कैरेक्टर्स देखते हैं, डबल एम पी आई में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। वन सेकेंड। डबल एम पी आई में हमारे 567 आइटम्स हैं। आइटम्स मतलब क्वेश्चंस हैं। तो ये जो टेस्ट है ये कुछ ऐसा दिखता है। ये एक सैम्पल है उस टेस्ट का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है। माई हैंड्स एंड फीट्स आर यूजुअली वार्म, येस नो आंसर हमें देने होते हैं, या तो येस है या तो नो है, इनमें से हमें एक चूज़ करना पड़ता है। तो क्वेश्चन आर इन येस एंड नो फॉर्मेट। एंड ये डेवलप किसने किया था? हैथवे एंड मैकिन्ले ने किया था। हैथवे और मैकिन्ले ने डेवलप किया था। और इसका जो अपडेटेड वर्जन है उसको हम डबल एम पी आई 2 बोलते हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हो गए। 567 आइटम्स हैं। आंसर येस नो की फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और 567 क्वेश्चंस हैं। हैथवे मैकिन्ले ने डेवलप किया था। अपडेटेड वर्जन को डबल एम पी आई 2 बोलते हैं। अब इसके अंदर 10 सब स्केल्स हैं। 10 सब स्केल्स मतलब एक ही टेस्ट के अंदर 10 टेस्ट होते हैं, और वो हमारे साइकोपैथोलॉजी को भी डायग्नोस करते हैं। तो इनिशियली जो ये डिसऑर्डर था, ये जो टेस्ट था ना डबल एम पी आई, उसको इसी के लिए बनाया ही था कि ये इन डिजीज़ को, इन डिसऑर्डर्स को डायग्नोस कर सके। बट फिर बाद में पता चला कि ये तो पर्सनैलिटी भी बता देते हैं, तो हम इसको एज पर्सनैलिटी टेस्ट भी यूज़ करने लगे। अब ये 10 सब स्किल्स क्या है, ये कई बार आ जाता है। पहला है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टेरिया, साइकोपैथिक डेविएट, मस्कुलिनिटी फेमिनिटी, पैरानोआ, साइकेस्थेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया एंड सोशल इंट्रोवर्शन। ये 10 चीज़ों को ये डायग्नोस कर सकते हैं। और इसका इंडियन अडेप्टेशन जो है उसका नाम है जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, और ये मलिक एंड जोशी ने दी थी। नेक्स्ट है हमारा आइसैक, ये भी सेल्फ रिपोर्ट मेजर है। ये हांस आइसैक ने दिया था। इसका पर्पस है पर्सनैलिटी को मेजर करना। इस तरह का ये क्वेश्चन है दिखता है। इसके अंदर हमारे काफ़ी सारे आइटम्स हैं, इसके बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं। और ये क्या क्या मेजर करता है? ईपीक्यू वाले हम थ्योरी में पढ़ के आए हैं। एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी और साइकोटिसिज्म और सोशल अडेप्टेबिलिटी मेजर करता है। हाई होगा तो ये ट्रेट्स होंगे, लो होगा तो ये ट्रेट्स होंगे, न्यूरोटिसिज्म होगा तो ये होगा, स्टेबिलिटी होगी तो ये होगा। तो ये हमारा ईपीक्यू है। इट इज़ वन ऑफ द सेल्फ रिपोर्ट मेजर जो कि पर्सनालिटी असेसमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा 16 पी एफ। 16 पी एफ में क्या है? ये जो है हमारा कैटल की थ्योरी पर बेस्ड है। तो इट वाज डेवलप्ड बाय कैटल एंड द टेस्ट कैन बी यूज्ड विद हाई स्कूल लेवल चिल्ड्रन। अब ये क्वेश्चन ना एमसीक्यू में एक आधी बार आया है कि 16 पीएफ किस लिए यूज़ होता है? वोकेशनल एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस है तो डायग्नोस टू मेजर पर्सनैलिटी। बट इसका सेकेंडरी पर्पस क्या है? सेकेंडरी पर्पस है वोकेशनल एक्सप्लोरेशन। वोकेशनल एक्सप्लोरेशन मतलब जो बच्चे होते हैं स्कूल के, उनको हमें जब करियर चूज़ करने के लिए हेल्प करना होता है ना, गाइड करना होता है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी पर्पस हो गया पर्सनैलिटी, और सेकेंडरी पर्पस हो गया वोकेशनल। तो वैसे ही मिनीसोटा जो है उसका प्राइमरी पर्पस क्या हो गया? पर्सनैलिटी, और सेकेंडरी पर्पस क्या होगा? साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, तो ये याद रखना कि मिनीसोटा मल्टीफिजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री के 2 पर्पस है, पर्सनालिटी और साइकोपैथोलॉजी, जिसमें 10 डिसऑर्डर्स आते हैं। और 16 पीएफ के भी 2 पर्पसेस हैं। पहला हमारा पर्सनालिटी और दूसरा वोकेशनल एक्सप्लोरेशन। वोकेशनल मतलब करियर गाइडेंस। इस टेस्ट के अंदर डेक्लरेटिव स्टेटमेंट होते हैं। डेक्लरेटिव मतलब इस फॉर्मेट में लिखे होते हैं कि आई एन्जॉय मोर बीइंग अ काउंसलर देन एन आर्किटेक्ट। तो हमें आंसर देना होता है येस, नो, फॉल्स, येस, ट्रू, फॉल्स या फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे 16 पीएफ हो गया। अब 16 पीएफ, डबल एमपीआई और ईपीक्यू, ये जो 3 सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं, इनकी लिमिटेशन क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है? तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं ना जो तुम्हें पकड़ा दिए जाएंगे और इसके आंसर तुम्हें लिखने हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, तुम ऐसे आंसर लिखो जो कि सोशली डिज़ायरेबल हो, जो हमें सोसाइटी अप्रूव करे। तो टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ रिस्पॉन्डेंट टू एंडोर्स आइटम इन सोशली डिज़ायरेबल मैनर, मतलब टेंडेंसी ऑफ अ रिस्पॉन्डेंट टू आंसर इन अ सोशली डिज़ायरेबल मैनर इज नोन एज सोशली डिज़ायरेबिलिटी। अगर उसके अंदर क्वेश्चन पूछा है डू यू लाइक स्टीलिंग, तो ऑब्वियसली ना मैं नो बोलूँगी, क्योंकि अगर मैंने उसमें येस बोल दिया तो जज नहीं करेंगे लोग। तो सोशली डिज़ायरेबल आंसर देना इज सोशल डिज़ायरेबिलिटी। सेकेंड है हमारा एक्विसेंस। एक्विसेंस मतलब हर क्वेश्चन का येस येस आंसर देना। अगर ऐसा होता है तो इट इज़ नोन एज एक्विसेंस, और ये नहीं है, ये हमारा आगे जाके है।
बिहेवियरल रेटिंग में, सो इग्नोर दिस। दो हमारे लिमिटेशन है, पहला सोशल डिज़ायरेबिलिटी और दूसरा एक्विसेंस। और ये लिमिटेशन किसके हैं? सेल्फ रिपोर्ट मेजर के। फिर आते हैं हमारे प्रोजेक्टिव टेक्निक। सेल्फ रिपोर्ट मेजर खत्म हो गए, अब हमारे आ रहे हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक वो टेक्निक्स होते हैं जो कि डेवलप किए जाते करे गए हैं हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स। अनकॉन्शियस मोटिव्स मतलब वो मोटिव जो हमें भी नहीं पता, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्स हैं, वो फीलिंग्स जिनके बारे में हम खुद भी नहीं जानते, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। उन फीलिंग्स को अंडर कवर करने के लिए, अनकवर करने के लिए या पता करने के लिए ये टेस्ट किस अजम्पशन पर बेस्ड होते हैं? ये टेस्ट इस अजम्पशन पर बेस्ड होते हैं कि जो लेस स्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस होता है या अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस होता है, वो इंडिविजुअल को अपनी फीलिंग उस पर प्रोजेक्ट करने में हेल्प करता है। अब लेस स्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस क्या होता है? जो एम्बिग्यूअस होता है, जिसका कोई फॉर्म नहीं होता। जैसे अगर मैं ये पिक्चर दिखाऊं तो इसका कोई फॉर्म नहीं है ना, इसमें मुझे वही दिखेगा जो मेरे माइंड में चल रहा है, तो मैं अपनी फीलिंग्स उस पिक्चर पे प्रोजेक्ट कर दूंगी। तो structured stimulus are designed in such a way that person or respondent projects their feelings and desires on that stimulus। अब इसके कितने टेस्ट हैं? पहला है रोशैक, दूसरा है टीएटी, तीसरा है पीएफ स्टडी, चौथा है सेंटेंस कंप्लीशन एंड पांचवा है ड्रॉ पर्सन टेस्ट। तो ऐसे प्रोजेक्टिव टेक्निक हमारे पास 5 है बुक में। रोशैक पहला है। रोशाक में क्या होता है? इट वॉज डेवलप्ड बाय हरमैन रोशैक। हरमैन रोशैक ने इसको डेवलप किया था। इसके अंदर 10 इंक प्लॉट्स होते हैं। ऐसे ये जो इंक प्लॉट्स हैं ना, ऐसे ये 10 इंक प्लॉट्स हैं, ठीक है। इन 10 इंक प्लॉट को में से 5 तो ब्लैक एंड वाइट होते हैं। देखो ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 ब्लैक एंड वाइट हैं, ठीक है। 2 रेड हैं, तो ये वाला और ये वाला रेड है, एंड बाकी जो है वो पेस्टल कलर के हैं 3। तो 5 आर ब्लैक एंड वाइट, 2 आर रेड एंड रेस्ट आर पेस्टल। और ये सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल मतलब अगर इनको मैं बीच से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो दोनों साइड इनके सेम ही होगा, ठीक है, सेम ही पैटर्न होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एक पीस ऑफ पेपर लेते हैं, ठीक है, उसके एक साइड हम इंक डालते हैं और इस पेपर को फोल्ड कर देते हैं। तो ये पेपर जब फोल्ड होगा और ये पेपर खुलेगा तो इस तरह से वो इंक स्प्लज हो जाएगा ना, तो उसी को हम इंक ब्लॉट बोलते हैं। तो ऐसे करके ये इंक ब्लॉट बनाए गए थे। अब ये 2 फेजेज़ में हम कार्ड को एडमिनिस्टर करते हैं। पहला फेज जो होता है इट इज़ नोन एज परफॉर्मेंस फेज। इसमें हम सब्जेक्ट को वो कार्ड दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है इसमें, व्हाट डू यू सी इन ईच ऑफ देम। अब एक बार ये हो जाता है, फिर होता है इंक्वायरी फेज। फिर हम उनको वापस से वो कार्ड्स दिखाते हैं और पूछते हैं, अगर उसने बोला कि इस पहले वाले कार्ड में मुझे एक इंसेक्ट दिख रहा है या मॉथ दिख रहा है, तो हम उससे पूछते हैं कि क्यों दिख रहा है, कौन से फीचर्स हैं इसके जिसकी वजह से आपको वो मॉथ दिख रहा है। तो वो बताएगा कि ये विंग्स हैं, ये उसका बॉडी स्ट्रक्चर है। तो हम इंक्वायर करते हैं कि वाई, वेयर एंड हाउ डू यू सी व्हाट यू सी, ठीक है। अब इसके लिए बहुत फाइन जजमेंट चाहिए होता है, ये बहुत सब्जेक्टिव होता है, एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, हर कोई इसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। नेक्स्ट वी हैव टीएटी। टीएटी थीमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट। ये मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था। ये उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं बन रहा ना, ये तो कुछ भी है ना, कुछ भी है, ये तो कोई चीज़ नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, बस इंक को स्प्लश कर दिया हमने, फैला दिया। लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर पिक्चर्स दी हुई है, इसमें दिख रहा है कि वो एक लड़का है फ़ोन पे बात कर रहा है, जो यहाँ एक लड़की है जो बुक लेके खड़ी है, मुझे दिख रहा है। तो दिस आर मोर स्ट्रक्चर्ड। इसके अंदर 30 ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स होते हैं और एक ब्लैंक कार्ड होता है, खाली कार्ड होता है। ईच पिक्चर में कुछ ना कुछ दिखाया जाता है, सिचुएशन दिखाई जाती है और पिक्चर जो होती है उस कार्ड के ऊपर प्रिंटेड होती है। अब ये सारे के सारे 30 के 30 कार्ड हम हर इंसान पे यूज़ नहीं करते। कुछ कार्ड एडल्ट मेल के लिए होते हैं, कुछ कार्ड एडल्ट फीमेल के लिए होते हैं, कुछ कार्ड छोटे बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए होते हैं। तो हम अलग अलग कार्ड सब पे यूज़ करते हैं, बट एटलीस्ट 20 कार्ड्स हम यूज़ करते हैं ऑन एवरी सब्जेक्ट और एवरी इंडिविजुअल, ताकि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब ये टीएटी का जो इंडियन एडेप्टेशन है वो उमा चौधरी ने दिया था, ठीक है। अब करते कैसे हैं इसको? हम एक एक कार्ड प्रेजेंट करते हैं, सब्जेक्ट को बोलते हैं कि यू हैव टू फॉर्म अ स्टोरी। स्टोरी मतलब जैसे ये पिक्चर है तो हम बोलेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, आप बताओ कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इस सिचुएशन तक ये बच्चा कैसे पहुंचा, फ्यूचर में क्या होगा और इसमें ये कैरेक्टर क्या सोच रहा है। हम एक स्टोरी बनाने को बोलते हैं और वो स्टोरी जो बनाता है, सारे के सारे 20 कार्ड्स पे जो स्टोरी बनाता है, फिर हम उसके पैटर्न को एनालाइज करके देखते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो दिस इज टीएटी, थीमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट।
नेक्स्ट है हमारा रोज़नविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट। रोज़नविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट जो होती है वो कॉमिक बुक के फॉर्म, कॉमिक स्ट्रिप के फॉर्म में होती है। जैसे एक ये सिचुएशन दी हुई है कि एक पर्सन है, वो कार से जा रहा है, उसने और सामने एक आदमी खड़ा है और उसने बोला आई एम वेरी सॉरी वी स्प्लैश्ड योर क्लोथ्स जस्ट नाउ दो वी ट्राइड हार्ड टू अवॉइड द पडल। आपके कपड़ों पे कीचड़ पड़ गया बट हमने बहुत अवॉइड की थी। अब जो रिस्पोंडेंट होता है वो इस पर्सन की तरह यहाँ पे आंसर करेगा, ठीक है। उसको ये नहीं बोलना कि आप अपने तरह आंसर करो, आप अगर ये इंसान होते तो आप कैसे आंसर करते, वो करता। फिर ऐसे ही और भी सिचुएशन दी होती है और वहाँ पे उसको आंसर करना होता है। फिर ये जो वो आंसर्स लिखता है ना, उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में वो कैसे एक्ट करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में वो पर्सन कैसे एक्ट करेगा, उसके वे ऑफ एक्ट को हम एनालाइज करते हैं। और एनालाइज करने में हम देखते हैं कि टाइप और डायरेक्शन ऑफ अग्रेशन क्या है। एनवायरनमेंट की तरफ है डायरेक्शन ऑफ अग्रेशन, खुद की तरफ है डायरेक्शन ऑफ अग्रेशन, या उस पर्सन की तरफ है डायरेक्शन ऑफ अग्रेशन। तो इससे हमें पता चलेगा ना कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। और फिर इसका इंडियन एडाप्टेशन परीख ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, उसको कंप्लीट करना होता है। स्टार्टिंग पार्ट दिया होता है, एंड पार्ट हमें खुद लिखना होता है। तो जैसे यहाँ आई लाइक आगे लिखना होगा बॉय गर्ल्स टॉयज़ पिज़्ज़ा, जो भी है, हैप्पी द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, जो भी है लिखना होगा। तो जिस फॉर्म में वो सेंटेंस कंप्लीट करते हैं ना, उसमें कोई पैटर्न अगर दिखता है तो उसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। और वैसा ही एक टेस्ट है ड्रॉ पर्सन टेस्ट। इसमें हम सब्जेक्ट को बोलते हैं एक पर्सन बनाने के लिए, और वो कंप्लीट कर लेगा। जैसे उसने एक पर्सन बनाया, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद उसको हम बोलेंगे कि अब ऑपोजिट जेंडर का एक पेश पर्सन बनाओ। और जब वो भी बना लेगा फिर हम देखेंगे कि एक स्टोरी बनाओ। अब स्टोरी भी बना लेगा फिर हम उसकी पर्सनैलिटी असेस करेंगे। तो ये हमारा ड्रॉ पर्सन टेस्ट हो गया। ड्रॉ पर्सन के टेस्ट में ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि अगर किसी ने फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बनाए तो इट शोज़ कि उसका इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है। अगर किसी ने ग्राफिक नेक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल बनाया है तो वो लैक ऑफ कंट्रोल दिखाता है। किसी ने बॉडी प्रोपोर्शन अलग कर दिया, हेड बहुत बड़ा है, तो उसकी कुछ हेड इंजरीज या प्रॉब्लम है। तो ऐसे बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस होते हैं। लास्ट है हमारा बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियरल एनालिसिस वो टेक्निक है जिसमें हम, ये डेफिनेशन इज़ रॉन्ग, सॉरी, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक की डेफिनेशन है। बिहेवियरल एनालिसिस में क्या होता है, एक पर्सन के बिहेवियर को हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में स्टडी करते हैं और उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं अबाउट देयर पर्सनैलिटी। जैसे कि मैंने किसी को ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसकी पर्सनैलिटी पता करी, इंटरव्यू के थ्रू किया, नॉमिनेशन के थ्रू किया, सिचुएशनल टेस्ट के थ्रू किया। अब ये होते क्या क्या हैं, इंटरव्यू तो तुम्हें पता है डायरेक्टली फेस टू फेस बात करना, ऑब्जर्वेशन भी पता है, रेटिंग और बाकी करते हैं हम। तो इंटरव्यू जो है उसमें डायरेक्टली बात करते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड में पहले से प्लान्ड होते हैं सारे, अनस्ट्रक्चर्ड में प्लान नहीं होते। सिचुएशनल टेस्ट में हम क्या करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट, सॉरी, सिचुएशनल टेस्ट जो होता है वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट हाउ द पर्सन बिहेव्स इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इसके अंदर द टेस्ट रिक्वायर्स अ पर्सन टू परफॉर्म अ गिवन टास्क विद अदर पीपल हु आर इंस्ट्रक्टेड टू बी नॉन कोऑपरेटिव एंड इनफेयरिंग। तो सपोज मैं हूँ, मेरा टेस्ट हो रहा है, तो पहले ही जो टेस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसने मेरे साथ वाले लोगों को बोल दिया कि मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करना और हमेशा गुस्सा दिलाने वाली सिचुएशन क्रिएट करनी है, और फिर देखेंगे कि मैं उसमें कैसे एक्ट कर रही हूँ। तो ये जो रोल प्ले है ना, ये हमें हमारी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को अनकवर करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा सिचुएशनल टेस्ट हो गया। नॉमिनेशन इसके अंदर नहीं है। नॉमिनेशन में क्या होता है, सपोज़ क्लास का एग्जांपल ले लो। क्लास में कोई एक्टिविटी हो रही है और टीचर्स ने बोला कि चूज़ योर पार्टनर्स। तो मैं किसको चूज़ कर रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड को चूज़ कर रही हूँ, मैं किसी स्ट्रेंजर को चूज़ कर रही हूँ, मैं ऐसे इंसान को चूज़ कर रही हूँ जिसको कोई नहीं चूज़ कर रहा। तो ये जो चॉइसेस है ना, इसके बेसिस पे मेरी पर्सनैलिटी पता लगाई जा सकती है। सपोज़ मैंने ऐसे इंसान को चूज़ किया जिसको कोई नहीं चूज़ कर रहा, तो मेरी एम्पैथी हाई है, सिंपैथी हाई है, मैं दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, है ना। मैं ऐसे इंसान को चूज़ कर रही हूँ जिसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरा फ्रेंड है वो बहुत अच्छा। तो मैं सिर्फ अपने आप को देख रही हूँ, दूसरों को नहीं देख रही। तो नॉमिनेशन भी हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को अनकवर करने में हेल्प करता है। एंड इसके साथ आज चैप्टर इज़ फिनिश्ड। होप इसको अच्छे से समझ लोगे तुम। इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे। अच्छी तरह पढ़ लो। नोट्स आई ऐड इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना।